यूनिवर्स का धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद। सभी गुरुओं, आचार्यों, माता पिता, सभी का धन्यवाद जो किसी भी प्रकार से हमारे जीवन को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छा, हम कहाँ तक पहुंचे थे? शुक्र हो गया था ना हमने? सर रफ ड्राफ्ट कंप्लीट किया था। शुक्र हो गया था सर। अच्छा, रक्त तक कंप्लीट कर लिया था हमने। यस सर। तो रस, रक्त, मांस, मांस तो आएगा ना, मांस। यस सर। अच्छा, चलिए तो मांस, मांस धातु के बारे में आज हम बात करते हैं। मांस धातु, मांस धातु जब हम देखते हैं तो हमें यह कौन सी धातु है? कितने नंबर पे आएगी? 6 लेवल पे सर। तीसरे नंबर पे। ठीक है, मांस धातु तीसरे नंबर पे। और
यह और किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? मांस किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मसल्स वगैरह का बॉडी में हाँ, जो हमारी जो मसल्स होती हैं उनको यह रिप्रेजेंट करता है ना? मतलब इनका जो काम होता है मांस धातु का, जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं, शरीर की मांसपेशियां, तो ये शरीर को मांस धातु और स्केलेटल सिस्टम, ये दोनों मिलकर के क्या देती हैं? आकार देती हैं शरीर को, अंगों की रक्षा करते हैं। ठीक है। और शरीर को शक्ति और गति देते हैं। यही तो करते हैं, है ना? Yes, sir. अब यदि इसी में वात की स्पाइक मिल जाए, वात की स्पाइक, तो वात की स्पाइक, तो पहली चीज तो वात का गुण देखें। अच्छा, वात की स्पाइक कैसी होगी? बारीक एकदम धागे जैसी, है ना? तो जब भी जिस भी धातु पर हम जाते हैं, चेक करते हैं और जिसकी भी स्पाइक मिलती है, तो उसका किससे मैच करना है हमें? उस दोष धातु से के गुणों से, है ना? दोष के जो गुण हैं उससे मैच करना है। अब ये मांस धातु में यदि हम देखें तो दो वात का गुण कैसा है? रुक्ष है, चल है, सूक्ष्म है, लघु है ना? है कि नहीं? अस्थिर भी है। तो यह भी, यह वात का गुण फिर मांसपेशियों में भी क्या करेगा? यही गुण ले आएगा ना? मांसपेशियों में भी रुक्षता, रुक्षता मतलब सूखापन, तो मांसपेशियों में वह गुण आएगा। और अस्थिर है तो मांसपेशियां क्या करना शुरू कर देती हैं? फड़फड़ाना शुरू कर देती हैं। जब मांस धातु में वात की स्पाइक मिलती है तो आपको क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मांसपेशियां फड़फड़ाती हैं, मांसपेशियों में से झटके लगते हैं, टिक्स जिसे बोल सकते हैं हम, टिक्स, मांसपेशियों के झटके, क्रैम्प्स भी आते हैं, मांसपेशियां थकान भी हो जाती है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम भी होती है। और मांसपेशी जो है वो वीक हो जाती हैं।
और अब वो सुखा देती है तो मसल्स एट्रोफी भी हो जाती है, क्योंकि सूख जाती है मांसपेशियां। यदि हम मॉडर्न साइंस में देखें तो मॉडर्न साइंस में बोला जाता है कि मसल्स एट्रोफी हो गया। ठीक है, या एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक डिजीज होती है, एएलएस बोला जाता है उसको, एएलएस, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, एमियोट्रोफिक लेटरल जो है, एएलएस बोलते हैं उसको, ये एक मोटर न्यूरॉन डिजीज है। इसको लव गेरिंग डिजीज भी बोलते हैं, एएलएस को। इसमें जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजेनरेटिव होते हैं और वो प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब कि एक बार में नहीं, धीरे 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 वो डिसऑर्डर उनमें आता रहता है न्यूरॉन्स में। और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है। अब जब एएलएस होता है, एम्ब्रियोट्रोफिक स्क्लेरोसिस, तो उसमें मतलब अब देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया तो इसका मतलब पूरी बॉडी वीक हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगा एक प्रकार से। और जब ब्रेन ही काम नहीं कर रहा तो रेस्पिरेटरी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन के जो कंट्रोल करता है ब्रेन मसल्स को, ऑर्गन्स को, उस कंट्रोल को ही ये जो है ना खत्म कर देता है। तो मसल्स का कंट्रोल, मूवमेंट, है ना, ये जो है खत्म हो जाते हैं। तो इसमें मतलब हाथ उठाना, मसल्स एक तो ट्विस्ट करती रहती है इसमें। एमएनडी का कोई पेशेंट देखा हो तो वो देखना, वो इसी टाइप का होता है उसमें, है ना। हाथ नहीं उठते, मसल्स ट्विच करती हैं, बोलने में दिक्कत आती है, और वो प्रोग्रेसिव होती है, मतलब बढ़ती बढ़ती जाती है। जैसे आज कुछ वर्ड्स कम बोले जा रहे हैं, कल और भी कम हो जाएंगे, और अगले दिन और भी कम हो जाएंगे, इस प्रकार से होता है। निकलने में दिक्कत आती है, सांस लेने में, तो ये कई सारी दिक्कतें उसमें होती हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, वह भी मांस में वात बढ़ने से होता है। तो न्यूरोपैथी का तो आपको पता है, न्यूरोपैथी में कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, है ना। वो अपना तो सर सर ये एएलएस का ट्रीटमेंट नहीं होता है? हाँ जी, ये एएलएस का ट्रीटमेंट नहीं होता है? एएलएस का एएलएस का ट्रीटमेंट अभी देखो, हमें यदि है ना इसका ट्रीटमेंट देखना है, ये इसका प्रोग्रेशन आप कम कर सकते हो। वैसे ट्रीटमेंट तो होता है न्यूरोथेरेपी में, लेकिन आप 100% इसको, मैं अभी तक मतलब 100% मैंने नहीं देखा है कि इसमें वो कर सके, क्योंकि मैंने 3-4 पेशेंट एमएनडी के देखे हैं, डीएमडी के देखे हैं, तो वो पेशेंट भी नहीं रुक पाया 100% तक,
हाँ, 50% 55% तक वह रुका। आप कर सकते हो। इसमें हमें जो है ना क्या करना पड़ता है, देखो मैं बताऊँ, अ, अभी इसके ऊपर एलोपैथी में तो रिसर्च हो रही है ना, एक तो जीन्स के ऊपर काम करना पड़ता है हमें, ठीक है? क्यों? क्योंकि आज जो मॉडर्न साइंस जो रिसर्च कर रही है, वह कर रही है जीन्स थेरेपी पे काम, ठीक है? वह जीन्स थेरेपी पे काम कर रही है, तो इसका मतलब वह जीन्स पे काम कर रहे हैं, तो हमें जीन्स पे काम करना चाहिए। ये टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं, टारगेट ट्रीटमेंट की। दूसरा, उसमें ना सेल खत्म हो रहे हैं, तो हमें स्टीम सेल पे काम करना चाहिए। और डिजनरेट हो रहा है, तो हमें डिजनरेशन को रोकना है और रीजनरेट करना है। तो पहले तो डिजनरेशन को रोकेंगे, उसके लिए आप जो थायराइड पी देते हैं 6 सेकंड, वो देना है। और फिर जब रुक जाए तो 9 सेकंड वाला देना है, क्योंकि रीजनरेशन कराना है हमें। और उससे पहले आपको जो है, चाहे 3-3 बार दो, नॉर्मल एज ए नॉर्मल 3 बार 3 सेट दे दिए, 15 मिनट वाला 6 बार ही दे दिया, ठीक है? उसके बाद 15 मिनट वाला 12 बार कर दिया, है ना? सीएनएनएस गैस दे दिया, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दिया। तो मतलब डाइजेशन के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करना है, ठीक है? तो रिकवरी कर जाते हैं। न्यूरोपैथी के बारे में तो आपको पता होगा। यस। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो ये आपके वो होते हैं, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, वो मतलब उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नेटवर्क जो एक दूसरे के प्रति जो होता है, जो सिग्नल भेजने का काम करता है, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ऑटोनॉमिक नर्व, है ना? तो वो भी इसमें खत्म हो जाती हैं, जो पेन को बताती हैं। वीकनेस आ जाती है, नमनेस आ जाती है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब कि जैसे गिलास हमारे हाथ के सामने रखा और हम हाथ ले जाना चाहते हैं, तो उधर नहीं जाता। कोऑर्डिनेशन का मतलब, जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति आया और उसे आप हाथ हैंडशेक कर रहे हो, तो आप उसके साथ हाथ ना मिला पाओ, मतलब वो हाथ कहीं ले जाएगा, आपका हाथ कहीं जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें ये होता कब है? डायबिटीज में होता है, इन्फेक्शन होता है, टॉक्सिन टॉक्सिन ज्यादा हो तब होता है। और क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज में भी होता है। सिम्टम का आपको पता ही है, मसल्स वीक हो जाती है इसमें, है ना? और बहुत बार इसमें बर्निंग पेन होता है, जलन वाला, ना? टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज करते हैं, जो नर्व होती है ना, उसका कंडक्शन स्टडीज करती है, नर्व कंडक्शन स्टडीज से। और दूसरा, एक इसको ब्लड टेस्ट से भी पता किया जाता है। और एक इसका स्टडी का मेथड, डायग्नोज का मेथड है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी।
ठीक है। अब ट्रीटमेंट फोकस कहाँ करना है? पहला काम क्या कर रहे हैं आपको? डाइजेशन सर। पहला काम डाइजेशन। क्यों करना है? क्योंकि भाई वात बढ़ा है। पहला काम क्या करना है? वात को कम करना है ना। वात कम करना है। फिर उसके बाद की चीजें देखनी है, वो डाइजेशन को सही करना है। फिर उसके बाद टारगेट कि ऑटो इम्यून है तो, डायबिटीज है तो, है क्या? ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? यस। तो अब बात पित्त, और इसमें दूसरा नंबर क्या है? पित्त घुस जाए। पित्त मतलब उसमें पित्त की स्पाइक मिले। तो पित्त की स्पाइक मिलेगी तो पित्त का गुण क्या है? बोलो। उछालदार सर। हाँ जी। उछाल वाला सर। हाँ, तीक्ष्ण बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? तीक्ष्ण। और गर्म भी है, उष्ण भी है ना। और द्रव है। द्रव है ना। स्प्रेडिंग भी होता है। तो इससे क्या होगी? सूजन और जलन होगी कि नहीं होगी? अब सूजन और जलन होगी तो जितने भी आइटिस वाले डिजीज हैं, आइटिस, वो होंगी इसमें। जैसे मांसपेशियों में सूजन, तो उसको क्या बोलते हैं? मायोसाइटिस। मायोसाइटिस मतलब मांसपेशियों में सूजन। बरसा, बरसा की सूजन बरसा में भी होती है। टेंडन में भी सूजन होती है। तो बरसा में सूजन है तो बरसाइटिस, टेंडन में सूजन है तो टेंडनाइटिस। और इनसे जो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो डिजीज आती हैं,
वो मतलब मस्कुलर जो हमें होता है पेन। आपका जो बरसा में जो ये पेन होता है, वो हो गया, है ना? गले में जलन भी हो जाती है। फाइब्रोमियल्जिया होता है, फाइब्रोमियल्जिया। फाइब्रोमियल्जिया मतलब कि जो आपके ये होते हैं, फाइबर्स होते हैं, है ना? तो उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। फाइब्रोमियल्जिया ये एक बहुत ही क्रोनिक मतलब वो होती है इसमें। इसको फाइब्रोफॉग भी बोलते हैं, फाइब्रोमियल्जिया। ठीक है। तो अच्छा, एक और भी होता है इसमें कि बार-बार मतलब फोड़े या फिर बार-बार बवासीर, है ना? और गले में जो होती है ना, ये आपका क्या बोलते हैं, जलन या सूजन, वो भी होती है। ठीक है? टॉन्सिलाइटिस। हाँ, टॉन्सिलाइटिस भी। यदि हम इसको देखेंगे तो तीक्ष्ण मिलेगा हमें उस पे, है ना? और यदि हम हाथ लगा के देखेंगे तो क्या होगा? गर्म होगा, लाल होगा, वहाँ पे सूजन होगी और हाथ लगाने पे दर्द होगा उसको। और यदि गले में देखेंगे तो गले में लाल और सूजन होगी। ठीक है? तो अब ऐसा व्यक्ति पित्त पित्त है तो चिड़चिड़ा तो होगा ही, उसको गुस्सा भी आएगा। नहीं आएगा? आएगा। तो अब पित्त को कम करना है आपको। पित्त को कम कर लिया तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पित्त को कम करने का आपको ट्रीटमेंट पता है? पहले तो मतलब पहली चीज तो आपको क्या करना है, डाइजेशन ही सही करना है। क्योंकि जैसे ही डाइजेशन सही होगा, वात पित्त कफ ऑटोमेटिक बैलेंस होते हैं। ठीक है? तो पहला काम हमें डाइजेशन को ही
सही करना है। उसके बाद एसिड वगैरह इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देना है इसमें, क्योंकि पित्त में इन्फ्लामेशन होती है, तो पित्त को ठीक करने के लिए आपको एसिड भी देना है, प्लस इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट भी देना होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं कफ की। यदि मांस के स्थान पर क्या पाए, कफ मिले तो कफ का गुण क्या है बताओ? भारी, स्थिर, हाँ, कफ गुरु होता है, मतलब भारी होता है, स्थिर होता है, स्निग्ध होता है, श्लेष्मीय होता है, चिकनापन होता है उसमें, है ना। और कफ जब भी बढ़ेगा, मतलब अति वृद्धि होगी, उसकी ओवर ग्रोथ हो जाएगी, तो उससे गांठ बन सकती है। फाइब्रोड सिस्ट, ठीक है। और जो सॉफ्ट ट्यूमर होते हैं, स्टोम में ट्यूमर जिसे बोलते हैं, और मस्कुलर एट्रोफी, और एक और चीज होती है कि एबनॉर्मल बल्कि मसल्स हो जाती हैं। मतलब जब लंबे समय तक मतलब हम कोई कफ वाला व्यक्ति खड़ा है, लंबे कफ का है, और वो लॉन्ग टाइम तक खड़ा रहता है, तो उसकी जो मसल्स हैं वो बल्की हो जाती हैं, एबनॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो मैंने आपको बोला कि मस्कुलर हाइपरट्रोफी, है ना, और एक बोला ग्रोथ। तो इन दोनों में आप फर्क बता सकते हो? एक तो मैंने बोला कि मस्कुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, और एक मैंने बोला कि आपको फाइब्रोड सिस्ट, ओवर ग्रोथ, है ना, ट्यूमर, ये हो जाते हैं। तो इन दोनों में ग्रोथ का मतलब है कि जो सेल हैं उनकी संख्या बढ़ना, है ना। और हाइपरट्रोफी का मतलब हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि जो सेल है उनका आकार बढ़ना। जैसे जो जिम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनकी सेल का आकार बढ़ जाता है। देखा है कि नहीं आपने? यस सर। हाँ,
जिम करने वाले व्यक्तियों की जो मसल्स है वो हाइपरट्रॉफी होती है, उसे आप ग्रोथ नहीं बोल सकते। और आप कैसे पहचानोगे कि ये कफ वाला व्यक्ति है? भारी होगी, स्थूलता होगी, ठंडापन हो सकता है, और कफ वाले व्यक्ति में सूजन होगी लेकिन दर्द नहीं होगा। पित्त वाले व्यक्ति में यदि सूजन हुई तो दर्द होगा। ऐसा देखा है ना आपने, किसी किसी के में सूजन होती है लेकिन दर्द नहीं होता है। ठीक है। आलस्य आएगी, लेथार्जीपन आएगा, अटैचमेंट होती है। ठीक है। ओके जी। Yes, sir. आगे फिर मेद आती है, तो मेद को कल कर लेते हैं। Yes, sir. ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, everyone. Have a nice day.